नमस्कार। आज हम वैदिक समाज और संस्कृति को समझने के जो स्रोत हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। प्राचीन भारतीय इतिहास, खासकर स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उस युग की जानकारी हमें आखिर मिलती कहाँ से है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्राचीन भारत का वैदिक काल मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय। जी। उसको समझना ना वाकई एक तरह की जासूसी जैसा है। सुराग बिखरे हुए हैं, आप समझिए। अच्छा, जासूसी। हाँ, जैसे वेदों में लिखे भजन है, फिर वो खास मिट्टी के बर्तन हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, हाँ, सुना है उनके बारे में। लोहे के औजार हैं, और यहाँ तक कि प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता को देखिए, उसमें भी मिलते जुलते शब्द हैं। तो इन सब कड़ियों को जोड़कर ही मतलब उस समय की पूरी तस्वीर उभरती है। तो फिर शुरुआत साहित्यिक स्रोतों से करते हैं। सबसे पहले तो वेद ही आते हैं। इन्हें श्रुति कहते हैं ना, मतलब सुना हुआ ज्ञान। बिल्कुल, श्रुति जो सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। हाँ। 4 वेद हैं मुख्य रूप से। पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद। इसका समय लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। जी हाँ, करीब करीब वही। इसमें 1028 सूक्त हैं हम्म। और इनसे हमें शुरुआती वैदिक काल के लोगों का जीवन पता चलता है। वो ज्यादातर पशुपालक थे, कबीलाई समाज था उनका। और उनके देवता इंद्रो, अग्नि, वरुण, इन सब का जिक्र है। हाँ, ये प्रमुख देवता थे। और सप्त सिंधु यानी वो 7 नदियों वाला जो इलाका था, उसका जिक्र भी ऋग्वेद में ही है। अच्छा, ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद। हाँ, सामवेद। इसमें ज्यादातर मंत्र तो ऋग्वेद वाले ही हैं, पर उनको संगीत में ढाल दिया गया है, मतलब गाने के लिए। तो यज्ञों में गाने के लिए। इससे संगीत का महत्व पता चलता है उस समय। सही, यज्ञों में संगीत का महत्व बढ़ रहा था। फिर आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने के जो नियम हैं और गद्य वाले मंत्र हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल की तरफ इशारा करता है, जहाँ यज्ञ थोड़े और जटिल हो गए होंगे। बिल्कुल, यज्ञों की जटिलता और ब्राह्मण वर्ग का बढ़ता प्रभाव ये यजुर्वेद से साफ झलकता है। और चौथा वेद, अथर्ववेद, वो तो थोड़ा अलग है शायद। हाँ, वो कुछ अलग है। उसमें आम लोगों के जो विश्वास थे, जादू टोना, बीमारियां दूर करने के मंत्र, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। तो उससे उस समय के लोक जीवन की एक झलक मिल जाती है। अच्छा, वेदों के बाद भी तो कुछ ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ। ये दरअसल वेदों पर कॉमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं। यज्ञों का मतलब क्या है, विधि विधान क्या है, ये सब समझाते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण काफी प्रसिद्ध है। और इनसे सामाजिक नियमों, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। हाँ, उनके विकास की जानकारी मिलती है। फिर ब्राह्मणों के बाद आते हैं आरण्यक, वन पुस्तकें। वन पुस्तकें मतलब जंगलों में लिखी गई। माना जाता है कि जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने रची। इनमें यज्ञों के पीछे जो दार्शनिक या प्रतीकात्मक अर्थ है, उन पर ज्यादा जोर है। और फिर सबसे आखिर में उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। बिल्कुल, वेदांत यानी वेदों का अंत या सार। ये पूरी तरह दर्शन पर केंद्रित हैं। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष, ये सारे गहरे विचार यहीं से आते हैं। तो ये एक तरह का शिफ्ट दिखाते हैं यज्ञों से ज्ञान मार्ग की तरफ। सही कहा, कर्मकांड से ज्ञान की ओर। तो ये तो हुई साहित्यिक स्रोतों की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, जमीन के नीचे भी सबूत है, मतलब पुरातात्विक स्रोत। हाँ बिल्कुल, और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अहम शायद है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू कल्चर। पीजीडब्ल्यू, हाँ, इसका समय लगभग 1100 से 600 ईसा पूर्व का है। जी। ये खास तरह के स्लेटी रंग के बर्तन होते हैं और उन पर काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, ज्यामितीय डिजाइन। और ये बर्तन जुड़े हैं उत्तर वैदिक काल से मुख्य रूप से। हाँ, और मिले भी कहाँ हैं? गंगा यमुना दोआब का जो इलाका है, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। हाँ, ये तो उत्तर वैदिक काल का केंद्र माना जाता है। बिल्कुल, और यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली, लोहा। मिले तीर, भाले। हाँ, और खासकर खेती में इस्तेमाल होने वाला हल, लोहे का हल। और यहीं से आप समझिए एक बड़ा बदलाव आता है। बदलाव? कैसा बदलाव? देखिए, लोहे के हल ने खेती का तरीका बदल दिया। गंगा के मैदानों के घने जंगल थे, उन्हें साफ करना आसान हो गया। अच्छा, तो खेती बड़ी होगी। खेती का विस्तार हुआ, अनाज का उत्पादन बढ़ा, और जब अनाज ज्यादा होने लगा तो उससे बड़े और स्थायी राज्यों की नींव पड़ी, जिन्हें जनपद कहा गया। ओहो, तो मतलब एक धातु ने पूरा सामाजिक आर्थिक ढांचा बदलना शुरू कर दिया। कमाल है। हाँ, ये जुड़ाव देखना बहुत जरूरी है। और एक तीसरा पहलू भी था ना, भाषा वाला। हाँ, भाषा विज्ञान, वो भी मदद करता है। वेदों की जो संस्कृत है, वो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बहुत पुरानी शाखा है। और अवेस्ता से तुलना, वो दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। प्राचीन ईरान का ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता। ऋग्वेद और अवेस्ता में भाषा तो मिलती है, कई देवताओं के नाम भी एक जैसे हैं, जैसे वैदिक असुर और अवेस्तन अहुर। हाँ, और वो सोम और होम वाला पेड़। हाँ, सोम और होम, ये पवित्र पेय के नाम भी समान हैं। इससे क्या पता चलता है कि शायद किसी जमाने में भारतीय आर्यों और ईरानियों के पूर्वज साथ रहते थे, या उनके बीच गहरे सांस्कृतिक संपर्क थे। तो इन सभी स्रोतों को, साहित्यिक, पुरातात्विक, भाषाई, इन सबको मिलाकर देखें तो वैदिक काल के 2 अलग अलग दौर दिखते हैं ना। हाँ बिल्कुल स्पष्ट। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसमें पशुपालन मुख्य था, समाज कबीलों यानी जन में बटा था, राजा मतलब राजन बस कबीले का मुखिया जैसा था। हाँ, और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी।
उतनी कठोर नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। उन्हें सभा, समिति जैसी संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। और फिर आता है उत्तर वैदिक का। हाँ, दूसरा दौर। हाँ, इसमें कृषि मुख्य हो गई। लोहे का बड़ा रोल था इसमें। और कबीलों की जगह बड़े राज्य, जनपद बनने लगे। राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया। हाँ, राजा की शक्ति बढ़ी, पद वंशानुगत होने लगा, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, काफी कठोर हो गई वैदिक काल के लिए। और बाकी सब बाद के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पीजीडब्ल्यू, लोहा, ये सब उत्तर वैदिक काल के लिए। बिल्कुल सही है। ऐसे ही पूरी तस्वीर बनती है। लेकिन एक बात और, इन स्रोतों को इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। इनकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। निश्चित रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे साहित्यिक स्रोत हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग ने लिखे या सहेजे हैं, तो जाहिर है उनका नजरिया झलकेगा उसमें। हाँ, ये तो है। और ये मूल रूप से धार्मिक ग्रंथ हैं, इतिहास लिखने के लिए नहीं बने थे। तो इनमें जो बातें हैं, उन्हें जस का तस ऐतिहासिक तथ्य मान लेना वो सही नहीं होगा। मिथक क्या है, यथार्थ क्या है, इसे अलग करना पड़ता है। ये एक चुनौती है। और पुरातात्विक साक्ष्य? वो तो भौतिक चीजें बताते हैं। हाँ, वो हमें भौतिक जीवन दिखाते हैं, बर्तन, औजार, घर। लेकिन लोग सोचते क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, ये उनसे सीधे पता नहीं चलता। तो कुल मिला के वैदिक समाज को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है, काफी जटिल है। हाँ, कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोत हमें विचार और मान्यताएं देते हैं, पुरातत्व जमीनी हकीकत दिखाता है। और भाषा विज्ञान हमें उनके बाहरी संपर्कों और जड़ों तक ले जाता है। इन सबको मिलाकर ही एक संतुलित, एक गहरी समझ बन पाती है। ये वाकई आकर्षक है कि कैसे हजारों साल पुराने श्लोकों और मिट्टी के टूटे टुकड़ों से हम एक पूरे युग को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, सचमुच। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जी जरूर। आज के भारतीय समाज और संस्कृति में वैदिक काल की कौन सी ऐसी विरासतें या प्रभाव आपको दिखते हैं जिनका जिक्र आज हमने सीधे तौर पर नहीं किया? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।